EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर हम बात करें कि भारत में EVM की एंट्री कब हुई थी, तो इस मशीन का भारत में पहली बार 1982 में इस्तेमाल किया गया था। पहले बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की जाती थी, अब बैलेट पेपर की जगह EVM मशीनों ने ले ली है। हालांकि हर इलेक्शन में EVM पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। वीडियो में अंत तक के बने रहिए। वीडियो में हम आगे जानेंगे कि EVM किस तरह काम करती है और क्या EVM में छेड़छाड़ की जा सकती है। इससे पहले हम एक केस के बारे में बात करेंगे जिसकी सुनवाई अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में हुई है। मतपत्र बनाम EVM पर न्यायाधीश ने क्या कहा। याचिकाकर्ताओं द्वारा मतपत्र मतदान प्रणाली के पक्ष में बहस करने के लिए विदेशी देशों के उदाहरणों का हवाला देने पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर ने कहा, मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है। हमें किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत है। सिस्टम को इस तरह गिराने की कोशिश ना करें, ऐसे उदाहरण ना दें। यूरोपीय उदाहरण यहाँ काम नहीं करते, दत्ता ने कहा। क्या चुनाव मतपत्र मतदान प्रणाली से कराए जा सकते हैं? आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ हम एक और केस की चर्चा सुनेंगे जो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हुई है। VVPAT वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, कोर्ट का मानना है कि यह एक चुनावी प्रक्रिया है, इसमें पवित्रता होनी चाहिए। किसी को यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि इसके लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने थे वे नहीं उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि EVM के साथ छेड़छाड़ ना हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए आपकी ओर से क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा, EVM प्रणाली में 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और तीसरा VVPAT। बैलेट यूनिट सिंबल को दबाने के लिए, कंट्रोल यूनिट डेटा संग्रहित करता है और VVPAT सत्यापन के लिए है। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने केरल के कासरगोड में मॉक वोटिंग के दौरान EVM में पाई गई गड़बड़ी का जिक्र किया। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह से कहा कि इन आरोपों की जांच करें। कोर्ट ने पूछा कि प्रोग्राम मेमोरी में कोई छेड़छाड़ हो सकती है। चुनाव आयोग ने कहा, इसे बदला नहीं जा सकता। में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ हमने 2 तरह के केस की चर्चा सुनी। पहली चर्चा जो मतपत्र से चुनाव करने के बारे में है, क्या VVPAT के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, इस विषय के ऊपर दूसरी चर्चा जो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हुई। तो अब हम जानेंगे EVM के बारे में गहराई से, आखिर यह काम कैसे करती है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए। EVM 2 यूनिट से बनी होती है जिसमें कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट शामिल है। ये 5 मीटर की केबल से जुड़ी होती है। EVM एक स्टैंड अलोन मशीन होती है, इसमें किसी भी तरह का कोई नेटवर्क नहीं जुड़ा होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये मशीन किसी कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं होती है। EVM में डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर नहीं होता है। वोटिंग के बाद इन्हें सीलबंद कर दिया जाता है। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच केवल रिजल्ट बताने के दिन ही खोला जाता है। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है। बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जाती है, यहाँ पर आकर लोग वोट डालते हैं। चलिए देखते हैं वोट डालने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। पीठासीन अधिकारी वोटर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाता है। इस प्रोसेस के बाद वोटर बैलेटिंग यूनिट पर मौजूद कैंडिडेट उसके चुनाव चिन्ह के सामने वाला नीला बटन दबाकर को 2 सरकारी कंपनियों ने डिज़ाइन किया है। इसमें फर्स्ट है BHEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और सेकंड है ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। के सहयोग से चुनाव आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति TEC ने तैयार किया। अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात, EVM का महत्वपूर्ण हिस्सा VVPAT जिसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। VVPAT जिसका फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसमें से एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में जिस कैंडिडेट को वोट डाला गया है उसकी तस्वीर और चुनाव चिन्ह दिखता है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका वोट जहां वोट बटन डालना चाहते थे वहीं डला है। तो जैसे ही आप बटन दबाते हैं इसे चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि करंट अफेयर्स और EVM के बारे में जानकारी आपको बहुत ही उपयोगी लगी होगी। आगे भी इस तरह की उपयोगी जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपके सुझाव भेजना ना भूलिए और आगे भी हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।